अलग बोल चाहते हैं, बांग्लादेश जो बाद में बना, और उनका मेन इशू था बंगाली। हमको उर्दू नहीं पढ़नी है, हमें बंगाली पढ़नी है। वो सब मुसलमान थे, 10 करोड़ मुसलमानों ने कहा कि हमको बंगाली पढ़नी है, बंगाली है। इसके आगे भी अगर कोई मजहब में दबाव डाल रहा है तो उसकी मर्जी। कहाँ है, क्या रियलिटी इसकी? पंजाबी क्या सिखों की जबान है? किस तरह? तो पंजाब में जो हिंदू रहते हैं वो क्या जर्मन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पंजाबी बोलते हैं। पंजाबी पंजाब की जबान है, सिखों की जबान नहीं है। और जो सिख पैदा हुए हैं और पले बड़े हैं बिहार में, उन्हें एक वर्ड नहीं आता पंजाबी का, वो ठेठ बिहारी बोलते हैं। मैं मिला उन सिखों से जो ईरान में पैदा हुए हैं और सिख हैं और रिलीजियस सिख हैं, वो पर्शियन में बात करते हैं। मैं तो एक दिन गया एक जगह, एक होटल में लंदन में, 3 सिख थे वहाँ और वो खेल रहे थे बिलियर्ड, और तीनों आपस में इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। सर एक छोटा सा करेक्शन करना था, वैसे बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, कि सर भी थे वहाँ इत्तेफाकन, मैं वहीं रहता हूँ। चलो बहुत हो गया, एक सवाल का जवाब दो, पूछो। ललित जी हमारे साथ, मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ उस एल्बम के बारे में कहें। स्पेशल रिक्वेस्ट आ रही है लोगों से। मुझे तो बड़ा मजा आया ये देख के कि आप गाते इतना अच्छा है। उसके बाद तो वो कह रहे वो क्या है, मैंने कहा कि मुझे ये लगता है कि जो लोग जिनकी अभी भी घर की ये जुबान है, जो शायद रोजमर्रा में, जैसे मलेरकोटला में शायद कुछ लोग बजे होंगे ऐसे जो बोलते होंगे प्रोबेबली, जैसे उन्होंने कहा कि लखनऊ या नॉर्थ इंडिया के काफ़ी इलाकों में जहाँ पे वो लिखते भी हैं, बोलते भी हैं, गाते भी हैं, उसमें उनको बस ये लग जाए कि यार ये एक सरदार लड़के ने कुछ करने की कोशिश की है, तो चलो इसको दाद दे थोड़ी बहुत, अगर कुछ गलती में है तो चलने दो, कोई बात नहीं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि उन लोगों तक ये मेरी बात पहुंचे, ताकि ये मोहब्बत का जो पैगाम है, ये जुबानें, मुझे लगता है जैसे सर ने कहा, मैं अब थोड़ा मतलब हम लोग कहाँ चले गए हैं, कभी सोचिए। कोई भी आदमी, उर्दू तो छोड़िए, हिंदी जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, अगर कोई आदमी हिंदी बिल्कुल सही बोलता है और अच्छी बोलता है, तो आम आदमी की दूसरे की राय ये होगी कि इसकी अपब्रिंगिंग बहुत ही गरीब घर में हुई है, कहीं ये खाते पीते घर का नहीं है। तो ये तो हमारा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया कि हमारे यहाँ अपनी ज़बान सही बोलना जो है, इसके मतलब है कि कुछ कमी है आप में। क्या आप हिंदी सही बोलते हैं तो इसके मतलब है पता नहीं कहाँ से आया। ये वैल्यू सिस्टम हो गया हमारा, और हमें इसके खिलाफ जो है बिल्कुल प्रोटेस्ट करना चाहिए। बात क्या है, अब हम उर्दू 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 ही कर रहे हैं, ठीक है, वो उर्दू का जो बात थी वो मैंने कही, लेकिन हकीकत ये है कि एक गुजराती बच्चे को ठीक से गुजराती नहीं आती, एक पंजाबी बच्चे को ठीक से पंजाबी नहीं आती, सिंधी बच्चे को सिंधी नहीं आती। ये बहुत अफसोस की बात है। आप कैसे पंजाबी हो सकते हैं अगर आपको नहीं मालूम कि बुल्ले शाह को और उसने क्या लिखा है? तो फिर पंजाबी अधूरे व नाम से ही रह गए फिर तो आपका जो कल्चर है, आपका जो लिटरेचर है, वो बुल्ले शाह ने लिखा हो, वो वारिस शाह ने लिखा हो, जब तक आप उसे नहीं जानते तो पूरी तरह से आप ज़मीन में आपकी जड़ें नहीं हैं। कितने सिंधी बच्चे आज होंगे, चलो फिर भी पंजाब है तो फिर भी कुछ पता चल जाता है। कितने सिंधी बच्चे पता होंगे कि जिनको मालूम है कि सिंधी में क्या लिटरेचर हुआ है, और कितने बड़े बड़े पोएट्स पैदा हुए सिंधी, नहीं जानते। मैं तो नौजवानों से, सिंधी लड़कों और लड़कियों से बात करता हूँ तो हैरत से पूछते हैं मुझे क्या पढ़े, हिंदी में, सिंधी में पोइट्री, सिंधी में जाइंट्स पैदा हुए, इतनी रिच लैंग्वेज है। संबंधी ये बहुत ख़राब बात है। हिंदी नहीं जानते आप ठीक से, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं, हिंदी नहीं पता, आपको वहाँ का फोक नहीं पता, तो आप क्या है, जड़ नहीं है, सिर्फ शाखें हैं, और जड़ नहीं होगी पेड़ की तब तक खड़ा रहेगा। मुझे इस बात का, ये सिर्फ एक उर्दू का गम नहीं है। एक समय था कि हम उर्दू का गम करते थे, अब तो हर भाषा का गम कर रहे हैं। सिचुएशन ये हो गई। नहीं, तो ऐसे में सरकार की जो कोशिश है
उसको हम ज़्यादा सराहेंगे और आपको फिर एक बात बहुत मुबारकबाद देंगे कि आपने बेटर सेंस प्रिवेल्स की बात नहीं सुन के आपने वो किया और आपका ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सो थैंक यू वेरी मच। और क्योंकि यहाँ दो बहुत दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं तो मैं जतिन जी को और राजू सिंह जी को कहूँगी कि ये बहुत सॉरी ललित सॉरी मुझे बहुत सारी बार स्मिता बोला जाता है तो डोंट ललित और राजू सरताज बेहद अच्छा गाते हैं, ये आप लोगों को आप जानते हैं इस बात को, लेकिन इनको कोई ना कोई हिंदी फिल्म में गाना आप जरूर करें। अच्छा, मुझे सरताज जी से एक सवाल ये करना है। अब आपने उर्दू में भी लिख के देख लिया, पंजाबी में तो आप लिखते ही थे, उर्दू में भी लिख के देख लिया, ज्यादा मजा किस में आया, ज्यादा दिल किस में लगा, बहुत गहरा क्यों सवाल लगा? है, बहुत गहरा सवाल है। ये सर का है। ये इनकी उर्दू छुड़वा देंगे। देखिए, जो मादरी जुबान है मेरी वो पंजाबी ही है, तो उसमें आसानी है, उसमें मतलब आप ऐसे बहते चले जाते हैं कि आपको शायद ख्याल भी नहीं रहता। ये उसकी रवानी, उसकी मादरी जुबान होने का मेरा फायदा है। हाँ, जगजीत सिंह ने अच्छी हद लिखा है। और बाहर भी, मुल्क के बाहर भी जगजीत हाँ, वो सिंह एक बहुत है, अच्छे हैं। लेकिन आपको हकीकत ये बताऊं कि 90% लोग तो जानते ही नहीं कि गज़ल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या गज़ल, यही नहीं जानते। इसको डिटेल में कहाँ जाए, लेकिन चलो ठीक है, एक कहीं शायद उन्हें जेनेटिकली या उन्होंने बचपन में सुना है या अपने एटमॉस्फेयर में सुना कि साहब शायरी उर्दू की कुछ बात होती है उसमें, तो उससे वो कहीं कनेक्टेड हैं अभी भी। और अगर उनकी समझ में भी नहीं आता तो उन्हें अफसोस है कि नहीं समझ में आ रहा, वो समझना चाहते हैं। और यंगर जनरेशन में ये इंटरेस्ट पोइट्री की तरफ रिवाइव हुआ है। मैं जानता हूँ इरशाद साहब भी इस बात की गवाही देंगे कि जहाँ जाते हैं वहाँ पर यंगर जनरेशन सुनने आती है और उनको नो थैंक्स टू अस, हमने तो ये सब बताया नहीं, सिखाया नहीं उन्हें, ये दिलचस्पी उन्हें खुद ही पैदा हो रही है कि उन्हें कहीं ऐसा लगता है नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर से कि कहीं कोई चीज़ छूट गई है, कुछ कमी है। बाकी सब तो मिल गया है, सारी मटेरियल कंफर्ट्स, लेकिन उन्हें ये ख्याल है कि कोई कल्चर में कहीं हमारे कोई गैप आ गया है, कुछ कम है। तो उनमें वो जो कमी है उसमें एक कमी पोइट्री की भी है, और भी कमियां हैं। जैसे हम अपने फोक आर्ट के बारे में नहीं जानते, हम अपनी माइथोलॉजी के बारे में नहीं जानते, हम हमारी यंगर जनरेशन जो है वो उसकी ज़बान सिमट गई है। हमारे आपने किसी यंगस्टर को आज तक कोई कहावत, कोई मुहावरा बोलते सुना? हमारे बुजुर्ग जो थे, ख़ासतौर से नानियाँ दादियाँ, तो कोई जुमला बिना कहावत के बोलती ही नहीं थी। उसमें हर कॉन्वर्सेशन में 4 कहावतें मुहावरे होते थे, वो सब कहाँ चले गए? जिन्होंने द कैप्सूल जो विजडम, जो जनरेशन जो पुराना जो कल्चर होता है उसमें बनते हैं, ये नए नए लोग नहीं बना सकते, ये आता है बड़ी बड़ी पीढ़ियों से, वो खो गया है। तो ये लॉस जो है बहुत बड़ा है और वही फिल्मों में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें असल में अपने बच्चों को घर में भी और स्कूल में भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिलाना चाहिए। जावेद साहब, अगर आप इजाज़त देते तो एक छोटा सा और सवाल था। कॉलेज के दिनों में मैंने आपकी कविताओं की किताब तरकश पढ़ी थी और मैं बहुत गहरे तक प्रभावित हुआ था। ये था क्यों, मतलब अब नहीं है। हर बात में आप पास्ट टेंस लगा रहे हैं, जिससे मैं बहुत इनसिक्योर हो रहा हूँ। मेरे प्रोफेसर ने वो किताब दी थी और आपने जिस शिद्दत के साथ अपने संघर्ष को उसमें बयां किया था, अपने बचपन से लेके जवानी का जो संघर्ष था और बाद में जो आपने सफलता पाई, कई किताबें उसके बाद आप पर लिखी गई। क्या आप खुद अपने कलम से अपने बारे में प्रोज फॉर्म में कभी कुछ इस तरह की किताब ऑटोबायोग्राफिकल लिखेंगे, या तरकश जैसी कोई उसका अगला अध्याय लिखना चाहेंगे, या कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, अभी क्या है कि जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए हुए लिखने के लिए, पहले तो उनका काम कर दूँ, वही बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा, बाकी है कि इन दिनों क्या है ना, तो ओवर सेचुरेशन हो गया, मेरे को थोड़ा एम्बैरस हो गया हूँ। एक किताब आई थी दिसंबर में और एक किताब आई जनवरी में। अब उसके बाद अगर मैंने कोई किताब अपने बारे में लिखना खुद सोचा तो कोई ना कोई मुझ पे केस कर देगा। तो ये जो है 2 आई गई हैं, अब देखेंगे कभी। और ज़्यादा कुछ अपने बारे में लिखना इंटरेस्टिंग मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर लिखना है तो ये लिखो कि क्या देखा,
किन लोगों से मिले, दुनिया में देखा क्या, जाना क्या, वो ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। मैंने फिर ये किया, फिर मैं यहाँ गया, फिर मैं ये बोल, ये सब फर्स्ट पर्सन में कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग नहीं होता है, और बड़ा वो कुछ सेल्फ इंटेलिजेंस जिससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। तो मुझे मुश्किल लगता है ये, लेकिन बहुत सारी आइडियाज़ हैं जहन में कुछ लिखने के लिए। आप दुआ कीजिए कि मैं अपनी ज़रा सुस्ती और काहली कम करूं और वो काम करूं। The next question, please. Anyone? फरोगत है, फ़र्दे हैं, ऐसे कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुदरतन इत्तेफाकन हमारी ज़ुबान पंजाबी में है। बहुत से ऐसे लफ्ज़ हैं जो हमें कई बार बोलते हुए बाद में पता चलता है कि अच्छा ये उस एरिया से हमारी ज़ुबान में चीज़ आई है। तो ये बहुत ही गहरा मेरे ख्याल से ताल्लुक़ है दोनों ज़ुबानों का। पंजाब खुद अपने आप में फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो मेरे ख्याल से इस बारे में मुझसे बेहतर, मतलब इन तो ये जाहिर सी बात है बताएंगे, और इनसे बेहतर दुनिया में शायद कोई भी नहीं बता पाएगा मेरे ख्याल से। आपने कहा कि उस एरिया से आई है ये लफ्ज़ आए हैं, ज़बान किस एरिया से? जब महाराजा रणजीत सिंह जी का राज था तो उनकी दरबारी ज़ुबान फ़ारसी थी, तो धीरे धीरे वो ड्रिवन मेरे ख्याल से चीज़ें ऐसे होकर उर्दू में और पंजाब में। नहीं, देखिए फारसी तो सारे जो उस ज़माने में राजे महाराजे बादशाह होते थे सबकी ज़बान वही होती थी, पर्शियन। जैसे कि आजकल अंग्रेज़ी है तो अंग्रेज़ी एलिट की लैंग्वेज मानी जाती है, वैसे उस ज़माने में पर्शियन की थी। बाकी ये ज़बान जो है ये कहीं से नहीं आई है, ये आप ही की ज़बान है। उधर से किधर से आई है? ये हिंदुस्तान से बाहर कहाँ बोली जाती है? ये पाकिस्तान तो कल बना है, तो बाकी तो हिंदुस्तानी था ना। हिंदुस्तान से बाहर ये कहीं नहीं बोली जाती। ये ईरान में थोड़ी बोली जाती है, ये उज़्बेकिस्तान में थोड़ी बोली जाती है, ये कज़ाकिस्तान में थोड़ी बोली जाती है, ये मिस्र में कहीं नहीं बोली जाती। ये सिर्फ हिंदुस्तानी बोलते हैं, अब उनमें से कुछ पाकिस्तानी हो गए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। लेकिन ये कि ये ज़बान हमारी है। और मैंने ये कहा था कि 20वीं सदी में, देखिए 19वीं सदी में इस ज़बान में जो कंट्रीब्यूट किया है वो दिल्ली और लखनऊ ने किया, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन। ये सारे बड़े शायर जो 19वीं सदी में पैदा हुए थे, 19th सेंचुरी में, वो थे दिल्ली के और लखनऊ। लेकिन 20th सेंचुरी में मेजर कंट्रीब्यूशन प्रोज में भी और पोइट्री में लखनऊ दिल्ली से नहीं आया है, बल्कि पंजाब से आया। जितने बड़े पोइट्स हैं, बड़े राइटर्स हैं, वो पंजाब की, ज़्यादातर पंजाब के थे। ऐसा नहीं कि इधर बिल्कुल थे ही नहीं, लेकिन ज़्यादातर पंजाब के थे। वो फैज़ हो, इकबाल हो, अहमदुद्दीन क़ासमी हो, वो साहिर हो, ये सारे के सारे पंजाब के लोग हैं। कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी, ये जाइंट्स हैं प्रोज के, तो ये सब पंजाब से आए थे। और पंजाब में मैं जाता था दिल्ली 70s में, तो हर मुझे पंजाबी बताता था कि सर मेरे फादर तो उर्दू ही में लिखते पढ़ते हैं। अब इतना फ़र्क हुआ है 40-50 साल में कि अब लोग मुझे बताते सर मेरे ग्रैंडफादर तो सिर्फ पंजाबी उर्दू ही में लिखते पढ़ते थे। अरे मगर भाई, जब आपके फादर और ग्रैंडफादर पढ़ते थे तो आपने पार्टीशन की वजह से क्यों छोड़ दिया? पार्टीशन इसलिए कि पाकिस्तानियों ने कहा कि उनकी ज़बान है, तो वो तो कश्मीर के बारे में भी यही कहते, तो आप मान जाएंगे क्या? ये कैसे मान गए आप? ये आपकी ज़बान है। और पंजाब का जो कंट्रीब्यूशन है, मॉडर्न उर्दू पोइट्री और प्रोज के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता बिना पंजाब के। तो ये आप लोग का फर्ज बनता है, बिकॉज आपके पास एक स्टेट है, आपके पास एक सरकार है, आपके पास एक पूरा सिस्टम है, कि आप इसको नर्चर करें, पाले बोले। फिर भी यानी बुरे से बुरे वक्तों में भी हमें एक आध इरशाद कामिल मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत होने चाहिए भाई। तो देखिए हमारे यहाँ तो इवन सॉन्ग राइटर्स में पंजाबियों ने क्या काम किया है। वो साहिर हों, राजेंद्र कृष्ण हों, और आनंद बख्शी हों, गुलजार साहब हों, ये सब पंजाब के तो लोग हैं। तो अभी तक देखिए उनकी धमक बाकी है। तो ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल बहुत हद तक पंजाब के हाथ में है, और ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि इस ज़बान को संभाल के रखिए, संभालिए। और ऐसे सरताज साहब जैसे बहुत से ताज होने चाहिए। चलो इन्हें सरताज रहने दीजिए, अगर कम से कम ताज तो हो सकते हैं, तो वो कीजिए, बहुत ज़रूरी है। और ये पैगाम आप लोग जब वापस जाएँ
तो आप पंजाब में यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को भी दीजिए और पंजाब की सरकार को भी दीजिए। जोरदार तालियां सर, प्लीज 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 बी ऑन स्टेज। मैं चाहूंगा आप भी मंच पे आए। एंड ऑफ कोर्स द मैन ऑफ द इवनिंग, शायराना सरताज। जोरदार तालियां फॉर सतिंदर सरताज। इरशाद कामिल जी हमारे साथ मौजूद हैं एंड सच में हम सबके रोंगटे जो हैं वीडियो देखने के बाद खड़े हो चुके हैं एंड आई फील दैट आई कैन रियली फील द एवरी वीडियो एवरी वर्ड सेड बाय सतिंदर सरताज। ऑन दैट नोट मैं चाहूंगा कि हम सब जो सवाल हैं एक एक करके पूछें बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। यस, क्विकली। आप सवाल तैयार रखिए। सबसे पहले मैं चाहूंगा तैयार है ना तुम्हारा जावेद सर, शबाना मैम, आप कुछ कहें इन वीडियोस के बारे में जो हम मेरे ख्याल से अब कहने की क्या गुंजाइश है, अब तो देख लिया है और आप लोगों ने भी देखा है। तो एक खूबसूरत सवाल नहीं है क्या सीरीज ऑफ वीडियोस को खूबसूरत ही कहा जा सकता है। वेरी वेल डन और बहुत इसमें अट्रैक्टिव हो। मेरे ख्याल से अपने अंदाज की ये पहली चीज़ है। गीत तो मैंने ऐसे सुने हैं वीडियोस पे, लेकिन इस तरह से शायरी को प्रेजेंट करना ये एक अच्छा कदम है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से लोग इनके नकल करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। शबाना मैम, मैं चाहूंगा कि आप कुछ कहें। देखिए, मैं तो माजरत चाहती हूँ क्योंकि जहाँ इतने दिग्गज शायर हैं वहाँ मेरी क्या हैसियत। नहीं, मुझे हमेशा ये बोला जाता है कि देखिए, आपके वालिद शायर, आपके शौहर शायर, आपके ससुर शायर, तो क्या आप भी शायरी करती है? तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं इंस्पिरेशन देती हूँ। तो मैं सामने बैठ जाऊँ और आप लोगों को इंस्पायर करूँ, लेकिन अपनी तरफ से ये जरूर कहना चाहूँगी बाजी कि, दो बाजी एक साथ में घुस गया यार। आपने कहा था शायद कि नो, ओके चलेगा। एक मिनट को भी नहीं उसका वो बाजी का भाई, उसका हेड जास्ती है। साउंड बंद करो भाई। साउंड चेक प्लीज। थोड़ा सा वॉइस एको हो रहा है, इसको आप प्लीज कूल अप कीजिए। Yes. जी, एंड प्लीज मेंटेन द साइलेंस। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी। यस या लेकिन मैं दाद देती हूँ सरताज को, क्योंकि जो इतने अच्छे मशहूर सिंगर हैं उन्होंने इस टेम्पटेशन को कर्व किया है कि नहीं, शायरी को शायरी की तरह पेश करें और उसमें कहीं भी गायकी नहीं डालें। तो जाहिर के इट लेंस अ काइंड ऑफ प्योरिटी टू इट व्हिच इज़ वेरी नाइस। और जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो आपका अंदाज है। वो एक जो आप मुझे याद नहीं है, बट वेयर ही सेज यू नो व्हेयर द डो कैन क्या है वो, अच्छा अगर गजाला को ये तेरा नाज मिले तो उसका जो अंदाज है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप चाहे कितने भी हम्बल बने, अंदर से आप ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है। तो पोल खोल दी मैंने इनकी। मैं इनको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इन्होंने मेरे बेटे का रोल किया था ब्लैक प्रिंस में, हमने बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारा था। तो आप इनकी ह्यूमिलिटी पे बिल्कुल मत जाइए, इनके जो अंदर का कॉन्फिडेंस है उसको दाद दीजिए। थैंक यू। साहब तो मुझे भी इंस्पायर कर दिया। कुछ शायरी मैंने आपके लिए भी लिखी थी बीच में, आई होप आपको अच्छी लगी हो। जी, एंड ऑफ कोर्स इरशाद कामिल सर हमारे साथ मौजूद है। सर या कैन वी हैव अ साउंड चेक प्लीज? थोड़ा आप हमारे पंजाब के तो सरताज हैं ही, और वहाँ पंजाब में इनको मोहब्बत का मुर्शद भी कहते हैं। मोहब्बतें सिखा रहे हैं जवान दिलों को वहाँ पे। तो ये शायरी का अंदाज बहुत ही मुझे पसंद भी आया और अच्छा भी लगा, जिस तरह से वीडियोस इन्होंने बनाए। और मैं जानता हूँ, जैसे मैम ने कहा कि इनके कॉन्फिडेंस की बात, क्योंकि ये भी उसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं जिस यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट मैं हूँ, तो ये बात उनके साथ भी जाती है और ये बात मेरे साथ भी जाती है कि ऊपर की जो ह्यूमिलिटी है उस पे मत जाइएगा, अंदर के कॉन्फिडेंस पे जाइएगा। मैं अभी इनसे कह रहा था कि ये ठीक है, ह्यूमिलिटी अच्छी है, पर इतनी ज़्यादा मत रखा कीजिए, लोग मान जाएंगे। तो बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत ही अच्छा अंदाज, बहुत करीने से चीज़ों को, शायरी को शायरी की तरह पेश किया गया, जैसा कहा मैम ने भी। और एक सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें लगी कि जनरली क्या होता है, हम जो पंजाब से आते हैं
उनके तलफ़्फ़ुज़ के बारे में बड़े थीसिस लिखे जाते हैं। तो वो एक बहुत ख़ास बात है जो रिसाइट किया है सरताज ने। बहुत बहुत मुबारकबाद के साथ आपको ये उर्दू शायरी, ये एल्बम मुबारक। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। एंड पंजाब यूनिवर्सिटी की बात को बिल्कुल बैक करता हूँ बिकॉज़ मैं भी नहीं, मगर मैं बहुत गौर से सुन रहा था, इन्होंने तलफ़्फ़ुज़ की कोई गलती नहीं की, बल्कि जब लफ्ज़ फलक आया तो मैं सोच रहा था एक नॉर्मल पंजाबी होने के नाते इन्हें फल्क बोलना चाहिए, लेकिन उन्हें फलक ही कहा। ये रिकॉर्ड कर लिया जाए ताकि बाकी पंजाबी इनके खिलाफ हो जाए। नहीं, वो भी सीख लें हमारे कॉन्फिडेंस से। जिन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया प्लीज हाथ खड़े करो, व्हाट्सएप करते हैं। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। जब ये वीडियो जैसे मैडम ने कहा ना कि मेरे में कॉन्फिडेंस, इनर कॉन्फिडेंस है, जब बना रहे थे, जब एडिट हो रहा था, रिकॉर्ड हो रहा था, तो बस क्या बात है, सरताज है। आज पहली बार मुझे लगा कि इधर सर बैठे हैं, इधर मैं, और मैं ऐसे देखता रहता था कि बार बार, आपने पता नहीं नोटिस किया कि नहीं, मैं इनको पूछा अच्छा लग रहा है ना आपको, फिर सर को, सर हो सकता है नीचे कुछ गलतियां हों जिसमें हमने टाइप किया है वो मैंने नहीं किया है। तो मैं अपने आप को सेव कर रहा था, लेकिन नहीं, मतलब इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ये शक था कि शायद नीचे कोई गलती, ऊपर तो गलती का सवाल ही नहीं। ओह गॉड, दिस वाज मैसिव। मुझे ऐसा लगता है कि आपके ऊपर की गलतियों पे ना जाए ध्यान, इसलिए नीचे की गलतियां देखिए। हमारे मेट्स बता रहे हैं। ओह गॉड। मगर आप बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे आया? आइडिया तो नहीं कहा जा सकता, ये मेरे में एहसास आया एक्चुअली। मुझे लगा ड्यूरिंग लॉकडाउन, जैसे हम तकरीबन सब लोग फ्री ही थे, मैं तो बिल्कुल ही था, और कोई कॉन्सर्ट नहीं था, इंटरव्यूज नहीं थे, शूटिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। तो दिस वाज द मोस्ट फर्टाइल ईयर बीइंग ए क्रिएटिव ह्यूमन फॉर मी। मतलब ब्लेसिंग थी, मुझे लगता है। कई लोगों के अपने गए हैं, उसमें बहुत जाहिर सी बात है, हम दुख भी है। और लेकिन मैंने तकरीबन 250 या 200 के करीब नज़्में, गीत लिखे होंगे, ज़्यादातर पंजाबी थे। लेकिन जब 150 के पार हुए तो अपने आप उर्दू लिखने लगा, ना मालूम क्यों। और मैं, ये वैसे गलत बात है थोड़ी सी, पढ़ता कम हूँ, सुनता भी कम हूँ। वो मेरा वजह यह है कि मेरे पे असर बहुत जल्दी हो जाता है, तो अपने आप को थोड़ा सा वो वर्जन जैसा रखने के लिए। लेकिन ये कैसे शुरू हुआ, ये बहुत इत्तेफाक और खूबसूरत इत्तेफाक था कि मैंने लगातार न मालूम कितनी उर्दू की वो अशार लिखे या नज़्में लिखी। तो जब वो हो गई तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं गवैया हूँ, कंपोज़र हूँ, मैंने वो कंपोज़ किए, मेरे पास रिकॉर्डेड भी हैं, गाए भी हैं कंपोजिशन में। लेकिन जब मेरा दिल किया कि यार कि अगर मैं इसको गाऊंगा तो हो सकता है सामीन में उसकी मौसीकी पे ज़्यादा ख्याल हो, उसमें उसकी तर्जदारी पे हो, उसके साज़ों पे हो, है ना, उसकी ब्यूटिफिकेशन जो म्यूज़िकली की है उस पे हो। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये ख्याल सबसे अहम होना चाहिए, अल्फाज सबसे अहम होने चाहिए, उसकी बहरबंदी, छंदबंदी, काफिया, रदीफ, रवानी, जितनी भी वो चीज़ है, अहमियत उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि ये पहली बार मेरे साथ होगा, अदरवाइज मुझसे यही तो तवक्को की जाती है कि चलिए आप ये हैं, गाएंगे। तो जब मैंने ये तय कर लिया कि मैं ऐसा करूँगा, तो सारी टीम को ये लगा कि ये कैसा सुसाइडल अटेम्प्ट है। एक तो पंजाबी सिंगर हो, उर्दू लिखा है और उसको भी गा नहीं रहे हो, और ऊपर से यह है कि अच्छा दुबई हो, कहाँ जाके शूट कर रहे हो कि मुझे करना भी है। तो उनको ये ऑकवर्ड तो लगा ही था, जाहिर सी बात है। जब इस कट थ्रोट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में आप होते हैं तो ऐसी चीज़ें, जाहिर सी बात है, आपके लोग सोचते हैं। लेकिन मैं अपने आप को इस बात से बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे सक्सेस इस चीज़ में लगती है कि जो आप करना चाहो वो कर सको। इस बात में नहीं कि आपका काम सराहा जाए, वो हिट हो जाए, वो बहुत लोग सुने, वो जाहिर सी बात है ज़रूरी है, होना चाहिए। अगर हो जाए तो उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। मगर आप अगर इस स्टेज पे हैं कि आप अपनी मर्जी कर सकते हैं तो कर लेनी चाहिए। सो इसके लिए
यही मेरा एक कदम था कि चलो ऐसा कुछ करके देखते हैं, अगर लोगों को अच्छा लगेगा बहुत अच्छी बात है, फिर करते रहेंगे, नहीं लगेगा तो फिर भी ठीक है, अपने लिए रख लेंगे। सो दिस वाज द ओनली एंड अबव ऑल, जब हमने मैम से और सर से कांटेक्ट किया, जजीत जी हमारे वो यूएसए में हैं, मैम आज ही आए हैं यूरोप से, ये शूट पे थे बुडापेस्ट में, एक बहुत बड़ा मरहला तय करके आए हैं, ये खुद बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं 11 बजे लैंड हो जाऊंगी, 4 बजे रख लेते हैं घर के पास ही रख लेते हैं। तो सर की ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उन्होंने इनसे पूछा और बात बन गई। और इरशाद सर, वो क्या कहते हैं, चेरी ऑन दी केक, वो भी। तो जितने भी लोग आए हैं, मैं मतलब कि कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा दिन है आज। थैंक यू सो मच। I think we can head towards media question answers and I think पहली बात तो ये कि सरताज जी जो आपने एक्सपेरिमेंट कहेंगे, जो आप कह रहे हैं, आई थिंक इसके लिए मेरे तहत सरताज जी, शबाना मैम, जावेद सर, और आज हम आगाज करने जा रहे हैं। आपसे बहुत सारी बातचीत करेंगे, बहुत सारे सवाल मेरे ख्याल से मीडिया वालों के माइंड में है। सो वेल, इसके साथ मैं चाहूंगा एक बार फिर से हम विराजमान हो जाएं और हम जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि शबाना जी ने कहा, सबसे पहले इरशाद कामिल जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। रमेश तलवार साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। ललित जी के लिए जोरदार तालियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं चाहूंगा सर प्लीज मंच पे आ जाए। इला अरुण हमारे बीच में अभी फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं है।